नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने सुना होगा न्यूज़ में और आपके पास व्हाट्सएप में भी काफ़ी मैसेज आए होंगे कि बजाज म्यूचुअल फंड जो अभी नया म्यूचुअल फंड है, इसने अपना एक और फंड लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, ये लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर आता है, उस कैटेगरी के अंदर का ये फंड है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा देखेंगे, ये समझेंगे कि ये फंड कैसा होने वाला है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है फंड को मैनेज करने की, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, और भी बहुत चीजें हम डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रेटेजी ये प्रॉपर तरीके से क्या क्या इन्होंने बताया है, पूरा हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, कोई भी एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देख के बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। ये जो फंड आया है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, न्यू फंड ऑफर जिसे मैनेफो कहते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है, कोई भी एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप जानते हैं मैं इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि कौन सा फंड है, क्या डिटेल्स रहने वाली है। तो ये स्क्रीन आपके पास विजिबल है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है। अभी इस कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे कि कैटेगरी होती क्या है, इस कैटेगरी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अभी हम ये भी देखेंगे, ये जो फंड है ये 6 फरवरी से चालू हो गया है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 20 तारीख को खत्म होने वाला है। मतलब कि जो एनएफओ का पीरियड होता है वो लगभग इन्होंने 12-13 दिन का दिया है। 20 तारीख के बाद क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सिर्फ इनिशियल फंड ऑफर जो होती है उसका पीरियड होता है, उसके 2-3 दिन बाद दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब बाद में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो इनिशियल पीरियड होता है इसमें जो एनएवी की डिसाइड होता है वो 10 रुपए के हिसाब से होता है। मतलब कि आपको जो नेट एसेट वैल्यू जो मिलती है एनएवी वो 10 रुपए के हिसाब से मिलती है। बाद में मार्केट के हिसाब से होगा, मार्केट ऊपर तो एनएवी ऊपर, मार्केट नीचे तो एनएवी नीचे। तो दोस्तों ये जो इनकी स्ट्रेटेजी है ये मोड स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर रहे हैं, MOAT मोड स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्होंने ये फंड लॉन्च किया है। और ये इनका मानना है कि हम इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। अभी मोड का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण, इन्होंने भी बताया था उदाहरण अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, आप पढ़ सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इनका मानना है कि जैसे मोड का मतलब क्या होता है, जैसे भरतपुर में एक किला है, लोहागढ़ जिसे हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में आयरन फोर्ट भी कहा जाता है। उस किले के आसपास क्या है ना कि काफी बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं। मतलब कि पुराने जमाने में उनके टाइम पे जब कोई युद्ध वगैरह होता था, लड़ाई होती थी, तो जो दुश्मन है वो किले में ना आ सके उसके लिए चारों तरफ गड्ढे कर रखे थे, लंबे लंबे गड्ढे कर रखे थे, उसमें पानी छोड़ रखा था। तो जो दुश्मन सेना है उसको क्रॉस करने में काफी दिक्कत होती थी। तो आप इससे समझ सकते हैं। अब ये चीज आप इसको रिप्लेस कर दीजिए बिजनेस में। जैसे कंपनी है, उसने आपको ऐसा एक मोड बना दिया है कि कोई नई कंपनी उस बिजनेस में आने के लिए काफी कठिनाई होगी, काफी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं। अब ये पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा देखेंगे वीडियो के अंदर। तो आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं, पूरा मोड के बारे में बताया भी है प्रॉपर तरीके से, कैसे पानी है, सैनिक खड़े और किला पीछे है, तो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे क्योंकि काफी गहराई है। तो ये सेम चीज मोड जो होता है इकोनॉमिक मोड भी होता है। इकोनॉमिक मोड के अंदर इसका, अब इकोनॉमिक मोड क्या होता है उसके बारे में पूरा बताया उन्होंने। द इकोनॉमिक मोड सेफगार्ड बिजनेसेस बाय शील्डिंग देम फ्रॉम अ कंपटीटर। ठीक है, जो उनके आसपास कॉम्पिटिटर, आप जैसे कि आप मान लीजिए पेंट कंपनी है कोई, जैसे एशियन पेंट है, ठीक है, अब उसने एक मोड बना रखा अपने पास, आसपास कितने प्लेयर्स हैं उसके आसपास भी नहीं है। इंडिगो है एयरलाइंस में, इंडिगो मतलब नंबर 1 लीडर है, उसने एक मोड बना रखा है, दूसरे कॉम्पिटिटर उसके आसपास भी नहीं आते हैं। ऐसे ही जो मोड है उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे मोड, जहाँ पे एक सेफ गार्डिंग उन्होंने कर रखी है कि कॉम्पिटिटर उनको टक्कर ना दे पाए। अब सोर्सेज ऑफ मोड क्या होते हैं, इन्होंने बताया कि मोड के सोर्सेज क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांड स्ट्रेंथ, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, नेटवर्क इफेक्ट, इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज, स्विचिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, यूनिक बिजनेस मॉडल। तो भी डिटेल में इन्होंने बताया गया, अभी हम आगे भी बताएंगे कि ब्रांड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है और नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है एग्जाम्पल के साथ।
जैसे ब्रांड स्ट्रेंथ मतलब जैसे एक बेबी फूड है, बेबी फूड की कंपनी है, तो अब बच्चे के लिए अगर आप खाना लेते हो तो आप किसी भी आरे गिरे ब्रांड का नहीं लोगे, आप किसी एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी का लोगे। जैसे कि नेस्ले, आप नेस्ले को आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, लेकिन कोई और नई कंपनी आएगी एबीसी, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे। तो ये ब्रांड की स्ट्रेंथ हो गई। यहाँ से कोस्ट लीडरशिप के अंदर एफएमसीजी लिखा हुआ है। एफएमसीजी मतलब एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, आप इनके प्रोडक्ट आंख बंद करके खरीद सकते हो। ठीक है, नई कंपनी में आप हो सकता है 1% को डाउट करोगे खरीदने के लिए, तो ये इशू होता है। नेटवर्क इफेक्ट में आप मान लीजिए जैसे जोमेटो स्विगी है, फूड डिलीवरी ऐप्स, इन्होंने डाल भी रखा है कि उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया है उस तरह से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आप फार्मा कंपनी में देखिए, आप सब जितने भी कोई नया फॉर्मूला निकाले तो उसको आईपी करा लेते हैं उसका, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क ले लेते हैं या उसको सेव कर लेते हैं मोटी चीजें। ठीक है, स्विचिंग कोर्स में आपका ये है बैंक्स, स्केल इकोनॉमी में टेलीकॉम, और बिजनेस बिजनेस में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया है कि ये उन कंपनीज को या उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मोड के हिसाब से। तो उन्होंने कुछ चीजें वहां बताई हैं। पहली है हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी इनका हाई होना चाहिए। दूसरा आपका आरओए हाई होना चाहिए और आरओई हाई होना चाहिए। तीनों चीजें इन्होंने बोला है कि हाई होनी चाहिए, आरओए, आरओई और आरओसीई। आरओए होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है। उसके बाद उसके स्केलेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, तो वो स्केल कर सके। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। तीसरी चीज चाहिए एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन डिसीजन, जो कैपिटल एलोकेट करेंगे वो उसके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर यहाँ बताया है लो कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, बाहर से पैसा लेने की जरूरत ना पड़े, अंदर के पैसे से, कंपनी के पैसे से ही सारा काम हो सके। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे उन्होंने एक केस स्टडी भी दी है। केस स्टडी क्या दी है उन्होंने कि एक प्राइवेट सेक्टर लीडिंग बैंक है, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज किया है और नाम मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब मान लीजिए एक प्राइवेट सेक्टर का लीडिंग बैंक है, अब उसकी परफॉर्मेंस देखिए कैसी हुई है। फंडामेंटल देखिए, इसके सेल्स 12% के रेट से ग्रो करी है, 15% के रेट से ग्रो करी है और 70% के रेट से ग्रो की है 10, 5 और 3 साल में। प्रॉफिट देखिए 19-20-21% से ग्रो किया है, और आरओई देखिए इनका कंसिस्टेंट रहा है 17% के आसपास। और ये शेयर प्राइस का देखिए, शेयर प्राइस पिछले 10-12 साल में 10 गुना हो गया है। और वही जो निफ्टी है या निफ्टी बैंक 50 जो है, वो देखिए आप 5 गुना ही हुआ है। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो शेयर किसी रैपिड तरीके से ऊपर जाता है। अब ये सेम चीज उन्होंने दिया है आज टू व्हीलर जो लीडर कंपनी है उसके अंदर। ठीक है, इसके पे आप देख सकते हैं शेयर 32 गुना हुआ है, और निफ्टी ऑटो जो है वो सिर्फ 5 गुना हुआ है सेम पीरियड के अंदर, 2011 से 2023 तक का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी इनका हाई है, सेल्स भी बढ़ी है, और आरओई भी कंसिस्टेंट रहा है इनका, और इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज हुआ है। अब ये एक ज्वेलरी ब्रांड है, इसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि 26 गुना हुआ है, और जो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स है वो सिर्फ 13 गुना हुआ था, तो ऑलमोस्ट डबल रफ्तार से बढ़ा है। अब बात करते हैं लार्जर मिड कैप। लार्जर मिड कैप फंड क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने खुद ही बताया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कि जो लार्जर मिड कैप है वो क्या करेंगे, जो टॉप 100 कंपनीज है 35 से 65% वो पैसा अपने इसके अंदर लगाएंगे। 35 मिनिमम हो सकता है, 65 मैक्सिमम। मिड कैप में भी सेम चीज है, 35 से 65 ये रेशो के हिसाब से अपन मैनेज करके इसके अंदर लगाएंगे। स्मॉल कैप 0 से 30% तक होगा, 30% ज्यादा स्मॉल कैप के अंदर नहीं लगा सकते। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। अगर हम अदर कैटेगरी देखें तो लार्ज कैप जैसे फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी, उसके अंदर क्या होता है कि 80% आपको लार्ज कैप में रखना पड़ता है। मिड कैप में भी आपका सेम चीज होती है कि 35% आपका लार्ज कैप में होगा, 65% मिड कैप में होगा, और स्मॉल कैप में भी आपका देखिए मोर देन 65% आपको स्मॉल कैप में रखना पड़ता है। लेकिन लार्ज मिड कैप में क्या है कि आपको एक ही कैटेगरी में लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है, मिड कैप का भी मिल रहा है, स्मॉल कैप का भी मिल रहा है। बाकी फंड मैनेजर के ऊपर कॉल होती है कि वो किस टाइम पे कितने परसेंटेज कौन सी कैटेगरी में रखेगा, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फंड मैनेजर बजाज के काफी अच्छे हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनको, काफी अच्छी तरह से मैनेज भी किया उन्होंने, जो उनके 2 फंड आए हैं। तो ये भी हम होप करते हैं कि फंड अच्छा ही मैनेज करेंगे। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सेक्टर बताया है कि लार्ज कैप मिड कैप क्या है, कि आपका हर सेक्टर में रखा जाएगा। ये बैंकिंग फाइनेंशियल में 27% है, और भी ये जैसे यूनिक सेक्टर्स भी कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, फिर आपका कंज्यूमर सर्विस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मीडिया एंटरटेनमेंट हो गया। इन सब चीजों में भी ये अपना एक्सपोजर देने वाले हैं, मतलब ओवरऑल डिवर्सिफाई रहने वाला है इनका फंड काफी। अब इन्होंने बताया कि कुछ मिड कैप में भी बहुत सारे कंपनीज या सेक्टर्स हैं जहाँ पे मोट है, जैसे कि टायर
डायरेक्ट मिड कैप है, आने टाइम पे बड़ा बन सकता है। QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट स्मॉल कैप के अंदर आता है, इसके अंदर कंपनीज है नहीं, तो यहाँ भी अच्छी ग्रोथ है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, होटल्स है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, तो वो इन सब चीज़ों में फोकस करने वाले हैं, इन सब चीज़ों में देखेंगे। अब फिर कुछ रिटर्न दिखाया है कि अगर 2010 से लेकर 23 तक रिटर्न कैसा रहा है। अभी देखिए निफ्टी का रिटर्न कितनी बार लाल लाल आपको दिख रहा है, लाल मतलब के लोएस्ट रिटर्न रहा है और ग्रीन मतलब हाईएस्ट रिटर्न रहा है। अभी देखिए ये बस जो है ये निफ्टी लार्ज कैप इंडेक्स है, ठीक है, लार्ज मिड कैप है। अभी देखिए ऑलमोस्ट ये निफ्टी मिड कैप के आसपास चला है, और लेकिन इसमें क्या चीज है कि इसमें नेगेटिव ने बहुत कम दिया है उस टाइम पे। अगर हम देखें 2011 में ये 28% नेगेटिव था, लेकिन निफ्टी मिड कैप 30% नेगेटिव था और निफ्टी 50 24% नेगेटिव था। लेकिन जब ये बड़ा है तो 39% बड़ा है, निफ्टी 29% बड़ा है। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये पोस्ट करके देख सकते हैं कि कौन से साल में इसने कैसे परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया है कि क्वालिटी मिड कैप्स, इन्होंने ना एक टर्म बना दी है, क्वालिटी लार्जर मिड कैप्स। लार्जर मिड कैप तो है, उसके अंदर भी क्वालिटी के हिसाब से फोकस करेंगे। अब क्वालिटी में देखिए लोगों ने प्रॉपर तरीके से पूरा बताया है कि क्वालिटी के अंदर क्या हुआ है कि जो रिस्क है वो 14% का है, रिटर्न 15% के आसपास का है। लेकिन लार्जर मिड कैप में 16% का रिस्क है, 13% का प्रॉफिट है, ये रिटर्न जिसे हम कहते हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी 16% का रिस्क है, 11% का आपका प्रॉफिट है। मिड कैप में 18%, 14%, लास्ट कैप में 17 और 10% के आसपास का है। मतलब क्या आप ये देखिए कि अगर आपको 100 रुपये है, आप 100 रुपये पे 14 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 15 रुपये कमाने के लिए, ये इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने चार्ट के थ्रू बताया कि ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ये क्वालिटी मिड कैप एंड लार्ज कैप के हिसाब से है। तो ये जैसा मार्केट फॉल किया है तो ये ज्यादा फॉल नहीं किया। ये आप ये देखिए 2020 में जब मार्केट फॉल किया, शार्प फॉल किया था, तो ये कम ही फॉल किया था, ज्यादा फॉल नहीं हुआ था इसका। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अभी जो डार्क ब्लू लाइन है ये देखिए मिड कैप्स है, ये कितना नीचे -50% तक आ गया था, लेकिन ये ऑलमोस्ट 30% के आसपास ही रहा था। अभी ग्रोथ में देखिए, ग्रोथ में भी काफी ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर जा रही है क्वालिटी लार्ज मिड कैप। तो ओवरऑल ये इनका फंड का प्रॉपर रहा है कि मोट जो स्ट्रेटेजी है कैसे काम करने वाली है, क्या करने वाली है। जैसे कि यूनिवर्स जो रहा है इनका कि टोटल जो एक्सपोजर है 40 से 60 शेयर ही लेंगे अपने पोर्टफोलियो में। जो भी कंपनी है, लगभग 250 कंपनी है, 250 कंपनी में से आपका सिर्फ 50 से 60 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये लोग। अब आपके स्क्रीन पे फंड की डिटेल दिख रही है। 6 तारीख को फंड ओपन हो चुका है, 20 तारीख को क्लोज होने वाला है। ओपन एंडेड स्कीम्स है, जो प्लान इसमें रेगुलर भी है, डायरेक्ट भी है। आपको पता है रेगुलर डायरेक्ट में क्या फर्क होता है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ग्रोथ ऑप्शन भी है और डिविडेंड ऑप्शन भी है। 500 रुपए का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है, 500 रुपए को आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंटी लोड नहीं है। एंटी लोड इसके अंदर ये है कि अगर आपका 10%, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, 10,000 रुपए अगर आप 6 महीने से पहले निकालते हैं तो कोई लोड नहीं है। 10,000 से ऊपर निकालते हैं 6 महीने के अंदर तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 6 महीने के बाद कितना भी निकालो कोई एग्जिट लोड नहीं है इसके अंदर। फंड मैनेजर निमेश चंदन है, सौरभ गुप्ता है, सिद्धार्थ चौधरी हैं, ये दोनों फंड मैनेजर हैं। निमेश चंदन इज अ गुड मैन, अपने कैनरा बैंक में जब था काफी फंड इसके अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बजाज में काफी टाइम से है, काफी टाइम में तो 2-3 साल तो बजाज में है, तो फंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। SIP, SWP, STP तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये प्रॉपर फंड के बारे में था, डिटेल वीडियो था कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने थोड़ा आपको बताया है कि डिटेल में ये फंड कैसा होने वाला है, कैसा नहीं। अब फ्यूचर में पता लगेगा कि फंड कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या MFD से बात कर लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।